आज हम एक ऐसे भारतीय स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर की कहानी में उतर रहे हैं जिसकी जिंदगी किसी भी बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर की कल्पना से कहीं ज्यादा नाटकीय और दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं मेजर मोहित शर्मा की। लेकिन ये कहानी सिर्फ उनकी बहादुरी तक सीमित नहीं है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे उनकी असल जिंदगी की कहानी हाल की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर के साथ एक बड़े कानूनी और नैतिक विवाद में उलझ गई है। बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ एक सैनिक के बारे में नहीं है, बल्कि एक इंसान के दो बिल्कुल अलग पहलुओं को समझने की कोशिश है। एक तरफ वो कलाकार है, संगीतकार है, और दूसरी तरफ एक खूंखार स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर। हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि ये दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और आज हम यही देखेंगे कि असल वीरता और पर्दे पर दिखाई जाने वाली वीरता के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। हमारे पास मेजर शर्मा की जीवनी, कुछ डीक्लासिफाई हुए सैन्य रिकॉर्ड्स और फिल्म धुरंधर से जुड़ी ढेरों समीक्षाएं और कोर्ट के दस्तावेज हैं। तो हमारा मकसद है वर्दी के पीछे के उस इंसान को समझना और उनकी विरासत को लेकर जो ये बड़ी बहस छिड़ी है, उसकी एक एक परत को खोलना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मेजर मोहित शर्मा बनने से पहले वो रोहतक के चिंटू थे, एक ऐसा लड़का जिसे संगीत से गहरा लगाव था। हाँ, हमारे सूत्र बताते हैं कि वो गिटार, माउथ ऑर्गन और सिंथेसाइजर बजाने में माहिर थे और उनकी पसंद भी बड़ी मजेदार थी। एक तरफ माइकल जैक्सन तो दूसरी तरफ हेमंत कुमार के शांत गाने। ये अपने आप में एक विरोधाभास जैसा लगता है ना? ये विरोधाभास ही उनकी शख्सियत की कुंजी है। ये सिर्फ एक शौक नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनकी कलात्मक समझ और लोगों की भावनाओं को पढ़ने की क्षमता बाद में उनके करियर में सबसे बड़ा हथियार बनी। अच्छा। सोचिए, एक अंडरकवर एजेंट के लिए इससे जरूरी और क्या हो सकता है कि वो सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है ये भांप ले। उनकी संगीत की समझ ने उन्हें भावनाओं के उतार चढ़ाव को समझने में मदद की, जो किसी भी ऑपरेशन की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक कलाकार होने की वजह से वो किरदारों में ढलने में माहिर थे? क्या अंडरकवर एजेंट बनना एक तरह की मेथड एक्टिंग है? आप इसे बिल्कुल मेथड एक्टिंग कह सकते हैं। बस यहाँ रीटेक का कोई मौका नहीं होता। सही बात है। एक गलती और खेल खत्म। उनका सफर भी बहुत दिलचस्प था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और नेशनल डिफेंस एकेडमी मतलब एनडीए चले गए। वहां उन्हें एक नया नाम मिला, माइक। माइक? हाँ, ये नाम उन्हें उनकी बॉक्सिंग की वजह से मिला था। वो एक बेहतरीन बॉक्सर थे, एक जबरदस्त तैराक थे और अपने घोड़े इंदिरा के साथ एक चैंपियन घुड़सवार भी। वो हर चीज में बेस्ट बनना चाहते थे। और ये सिलसिला इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में भी जारी रहा। वहां उन्हें बटालियन कैडेट एडजुटेंट यानी BCA नियुक्त किया गया। अब ये BCA क्या होता है, ये हमारे श्रोताओं के लिए समझना जरूरी है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि बीसीए होना कोई छोटी बात नहीं है। आईएमए में एक बटालियन में करीब 400-500 कैडेट्स होते हैं। इतने सारे? हाँ, और उनमें से सिर्फ एक को ही जिम्मेदारी मिलती है। ये अकेडमी के सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक है, जो सीधे सीधे भविष्य के लीडर की पहचान कराता है। मतलब कि आप में वो बात है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अकेडमी के उस्ताद और अफसर आप में नेतृत्व की वो चिंगारी देख चुके हैं। यहीं पर उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन से मिलने का सम्मान भी मिला। ये वो पल था जिसने राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी के एहसास को और भी मजबूत कर दिया। और इसी लीडरशिप और अनोखी काबिलियत ने उन्हें पैरा स्पेशल फोर्सेस तक पहुंचाया, जो भारतीय सेना की सबसे एलीट यूनिट्स में से एक है। और यहीं से उनकी जिंदगी का वो अध्याय शुरू होता है जो किसी जासूसी नॉवल जैसा लगता है। हम बात कर रहे हैं मिशन इफ्तिखार भट्ट की। साल था 2004। जगह थी दक्षिण कश्मीर का शोपिया जिला, जो उस समय आतंकवाद का गढ़ माना जाता था। मेजर मोहित शर्मा को एक बेहद खतरनाक अंडरकवर मिशन पर भेजा गया। उनका मिशन था हिजबुल मुजाहिदीन के दो बड़े कमांडरों अबू तोरारा और अबू सब्जार तक पहुंचना और उन्हें खत्म करना। और इसके लिए उन्होंने एक नया किरदार ओढ़ा, इफ्तिखार भट्ट का। ये किरदार बनाना ही अपने आप में एक कलाकारी थी। उन्होंने एक लंबी दाढ़ी रखी, कश्मीरी भाषा और वहां का लहजा सीखा और एक ऐसी कहानी गढ़ी जो किसी का भी दिल पिघला दे। कहानी ये थी कि वो एक कश्मीरी युवक है जिसके भाई को 2001 में भारतीय सेना ने मार दिया था और अब वो बदला लेना चाहता है। और ये कहानी इतनी पुख्ता थी कि वो आतंकवादियों के नेटवर्क में घुसने में कामयाब हो गए। लेकिन कामयाबी इतनी आसानी से तो नहीं मिली होगी। बिल्कुल नहीं। उन्हें अबू तोरारा और अबू सब्जार का भरोसा जीतना था।
2 हफ्तों तक वो उनके साइड किक बनकर रहे। उनके लिए खाना बनाना, उनके बंकर की सफाई करना, लकड़ियां इकट्ठा करना। अच्छा। ये सिर्फ घुलने मिलने की कोशिश नहीं थी, ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी। वो खुद को एक ऐसे बेबस, गैर खतरनाक शख्स के तौर पर पेश कर रहे थे जिस पर कोई शक ही न कर सके। मतलब हर रोज अपनी जान हथेली पर रख के ये नाटक कर रहे थे। हर पल। 1 मिनट, 2 हफ्ते तक वो उन आतंकवादियों के साथ उनके बंकर में रहे। इसका मतलब है 24 घंटे हर पल वो एक ऐसे किरदार में थे जहां एक छोटी सी चूक उनकी जान ले सकती थी। इसका मनोवैज्ञानिक दबाव कितना भयानक रहा होगा। बिल्कुल। सैन्य रिकॉर्ड्स में दर्ज एक घटना के अनुसार एक बार बाजार में किसी ने उन्हें पहचान लिया था और मोहित कहकर आवाज लगा दी थी। अरे! उन्होंने उस पल में जिस शांति और चतुराई से स्थिति को संभाला, वो कमाल था। उन्होंने उस व्यक्ति को डांटते हुए कहा, कौन मोहित? मेरा नाम इफ्तिखार है, शायद तुम किसी और को ढूंढ रहे हो। उनका आत्मविश्वास इतना जबरदस्त था कि उन आतंकवादियों को कभी शक ही नहीं हुआ। नहीं हुआ। और फिर वो दिन आया जब इस मिशन का क्लाइमैक्स लिखा जाना था। आतंकवादियों को शायद उन पर हल्का सा शक होने लगा था। यहां पर मेजर शर्मा ने जो किया वो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। हाँ, ये उनके मानसिक संतुलन और हिम्मत की मिसाल है। जब उन्हें लगा कि आतंकवादी उन पर शक कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी AK-47 राइफल उठाई और उन दोनों आतंकवादियों को सौंप दी। क्या? और उनसे कहा, अगर तुम्हें मुझ पर जरा भी शक है तो मुझे यहीं मार दो। उन्होंने अपनी राइफल आतंकवादियों को थमा दी। ये तो बहुत बड़ा जुआ था। अगर वो आतंकवादी घबराते नहीं और गोली चला देते तो क्या सैन्य रिकॉर्ड में इस तरह के जोखिमों को सराहा जाता है या इसे लापरवाही माना जाता है? ये एक बहुत ही बारीक रेखा है। इसे कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। मेजर शर्मा ने उन दोनों की साइकोलॉजी को पढ़ लिया था। उन्हें पता था कि उनका ये कदम उन आतंकवादियों को कुछ पलों के लिए हैरान और निहत्था कर देगा। और वही हुआ। और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही उनका ध्यान भटका और वो कुछ समझ पाते, मेजर शर्मा ने अपनी कमर में छिपी 9mm पिस्टल निकाली और दोनों को वहीं ढेर कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो उनकी शख्सियत के बारे में और भी बहुत कुछ बताता है। हाँ, उन्होंने शांति से अपना कहवा खत्म किया और फिर अपनी यूनिट को एक्सट्रैक्शन के लिए रेडियो पर सूचित किया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी असाधारण मिशन के लिए उन्हें 2004 में सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया गया। ये घटना दिखाती है कि वो सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी कितने मजबूत थे। अत्यधिक दबाव में भी शांत और संयमित रहना ही एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर की सबसे बड़ी पहचान होती है। उनकी ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका सबसे बड़ा बलिदान तो अभी बाकी था। तारीख थी 21 मार्च 2009, जगह कुपवाड़ा जिले का हापुड़ जंगल। उनकी टीम, ब्रावो असॉल्ट टीम, घने जंगल में एक सर्च ऑपरेशन पर थी। उन्हें कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। जैसे ही उनकी टीम एक संदिग्ध घर के पास पहुंची, 3 अलग-अलग दिशाओं से उन पर भारी गोलीबारी शुरू हो गई। ये एक सोचा समझा जाल था। और इस गोलीबारी में उनके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। अब यहां पर एक लीडर की असली परीक्षा होती है, अपनी जान बचाना या अपने साथियों को बचाना। और मेजर शर्मा ने वही किया जो एक लीडर को करना चाहिए। गोलियों की बौछार के बीच वो रेंगते हुए अपने दोनों साथियों तक पहुंचे और उन्हें खींचकर एक सुरक्षित जगह पर लाए। इसके बाद उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने एक ग्रेनेड फेंका और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन इसी कोशिश में दुश्मन की एक गोली उनके सीने में आ लगी। वो गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन उन्होंने वहां से हटने से मना कर दिया। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो अपनी टीम को लगातार निर्देश देते रहे। बिल्कुल। उन्हें पता था कि अगर दुश्मन को नहीं रोका गया तो उनकी पूरी टीम खत्म हो सकती है। अपने साथियों पर मंडराते खतरे को देखकर वो अपने घावों की परवाह किए बिना आगे बढ़े। और फिर उन्होंने वो किया जो उनकी बहादुरी की कहानी को हमेशा के लिए अमर कर गया। वो दुश्मन के बहुत करीब पहुंच गए और आमने सामने की लड़ाई में 2 और आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन इस लड़ाई में वो देश के लिए शहीद हो गए। अपने अंतिम क्षणों में भी उन्होंने अपनी टीम की सुरक्षा सुनिश्चित की। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें 26 जनवरी 2010 को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, एक नायक की वीर गाथा के रूप में। लेकिन उनकी कहानी का एक और अध्याय उनकी शहादत के कई साल बाद शुरू हुआ, और वो भी सिनेमा के पर्दे पर। उनकी ये इफ्तिखार भट्ट वाली कहानी
इतनी जबरदस्त है कि लगता है सीधी किसी फिल्म से निकली हो। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से हम 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर वाले विवाद तक पहुंचे हैं। अब जरा इस फिल्म और विवाद पर बात करते हैं। फिल्म की कहानी एक पूर्व कैदी जसकीरत सिंह रांगी के बारे में है, जिसका किरदार रणवीर सिंह ने निभाया है। उसे एक खुफिया एजेंसी कराची के अंडरवर्ल्ड में एक मिशन के लिए भर्ती करती है। और यहीं पर असल जिंदगी और सिनेमा का टकराव होता है। आधिकारिक तौर पर यह फिल्म काल्पनिक बताई गई है, लेकिन फिल्म की कहानी और मेजर शर्मा के इफ्तिकार भट्ट मिशन के बीच की समानताएं इतनी ज्यादा हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। जैसे कि अंडरकवर एजेंट का किरदार, उसका लुक, लंबी दाढ़ी, कश्मीरी पहनावा और मिशन का तरीका, सब कुछ मेजर शर्मा की कहानी की याद दिलाता है। विवाद की असली जड़ यही है। और मेजर शर्मा के परिवार ने फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की। उनका तर्क बहुत सीधा था। फिल्म उनकी सहमति के बिना मेजर शर्मा की जिंदगी और उनकी विरासत का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल। उनका कहना था कि फिल्म में कुछ ऐसे छोटे छोटे विवरण, जैसे किरदार का कहवा पीना, सीधे तौर पर मेजर शर्मा की कहानी से उठाए गए हैं। और ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है जब आप फिल्म की व्यावसायिक सफलता को देखते हैं। धुरंधर ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। हाँ, रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अभिनय की बहुत तारीफ हुई, लेकिन साथ ही कई समीक्षकों ने इसकी आलोचना भी की। एक तो इसकी बहुत ज्यादा लंबाई, करीब 214 मिनट, और दूसरा इसकी मस्कुलर नेशनलिज्म यानी आक्रामक राष्ट्रवाद की थीम के लिए। ये मस्कुलर नेशनलिज्म जो समीक्षक कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है फिल्म के संदर्भ में? क्या इसका मतलब है कि फिल्म सिर्फ एक्शन और ताकत पर फोकस करती है और कहानी की गहराई या नैतिक सवालों को नजरअंदाज कर देती है? वो बुरे। इसमें एक्शन, धीमी गति के शॉट्स और जोशीले डायलॉग्स पर जोर है, लेकिन एक अंडरकवर एजेंट की जिंदगी की जो नैतिक दुविधाएं होती हैं, जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, जो कि मेजर शर्मा की असली कहानी का सबसे मजबूत पहलू था। हाँ, यहीं पर सवाल उठता है, प्रेरणा और शोषण के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ है? तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? एक तरफ हमारे पास असली मेजर मोहित शर्मा है, एक संगीतकार, एक घुड़सवार, एक असाधारण अंडरकवर एजेंट और एक लीडर जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसकी शख्सियत में कई परतें थीं। और दूसरी तरफ है उनका सिनेमाई अक्स, धुरंधर का जसकीरत सिंह रांगी, एक काल्पनिक किरदार जो एक ब्लॉकबस्टर हिट बनाने के लिए उनकी कहानी के सबसे नाटकीय हिस्से उधार लेता है, लेकिन उनकी आत्मा को शायद पकड़ नहीं पाता। हाँ, ये बात तो है। हाँ, ये सच है कि इस फिल्म ने मेजर शर्मा का नाम एक नई पीढ़ी तक पहुंचाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सही कहानी पहुंची है, या फिर एक मसालेदार काल्पनिक वर्जन जो उस असल इंसान की विरासत के साथ पूरी तरह न्याय नहीं करता। सही बात है। कोर्ट का फैसला जो भी रहा हो, लेकिन एक बात तो साफ है, मेजर शर्मा की असली विरासत किसी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में नहीं है। उनकी विरासत उन स्पेशल फोर्सेस कमांडोज में जिंदा है, जिन्हें उन्होंने प्रशिक्षित किया, उस मिसाल में है जो उन्होंने एक लीडर के तौर पे कायम की, और उनके परिवार की यादों में है। बिल्कुल। और ये हमें राष्ट्रीय नायकों की कहानियों को पर्दे पर उतारने की नैतिकता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब किसी राष्ट्रीय नायक की कहानी बताई जाती है, तो किसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है? फिल्म निर्माता की कलात्मक स्वतंत्रता को बनाए रखने की, या उस नायक और उसके परिवार की विरासत की गरिमा को बनाए रखने की?